यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो जैसा कि आपको पता है, आज सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल के रिजल्ट आए और बहुत सारे बच्चे हैं उन्होंने इस एग्जाम को क्लियर किया। उसके साथ साथ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी एआर आती है, ऑल इंडिया रैंक, और उसमें आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ AIR 2 से। और AIR 2 निष्ठा बोथरा, और निष्ठा की इंटरमीडिएट में भी AIR 2 थी और फाइनल में भी AIR 2 है। और जब मैंने निष्ठा से सुबह कॉल पे बात की ना, तो निष्ठा बोलती है, सर यार कोई प्रोग्रेस तो हुआ ही नहीं, पहले भी 2 था और अभी भी 2 है करके। ठीक है, बट मैं सोचूं यार, AIR 2 लाने के बाद बंदी ऐसे बोल रही है। तो सबसे पहले निष्ठा, आपको बहुत बहुत बधाई हो। सीए बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और उसके साथ में सिंगल डिजिट रैंक लाना, AIR 2 लाना, अपने आप में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तो सबसे पहले ये बताओ, तुमको कैसे पता चला कि मैं पास हो गई और AIR 2 आया है? सर जैसे रिजल्ट्स जो एक्सपेक्टेड था वो 2 o'clock को एक्सपेक्टेड था कि 2 बजे आएगी। तो मैं रात को बहुत लेट सोई थी और मैं घर पे बोल के सोई थी कि मुझे उठाना मत, मैं जब उठूंगी अच्छा ही है, मतलब जितना लेट उठू उतना ठीक है। अचानक से मेरा ना 8:30, पता नहीं मैं कैसे उठी 8:30, कोई अलार्म नहीं, कुछ शोर नहीं, मैं बस उठ गई 8:30। और फोन मेरे पास ही था तो मैं फोन देखी तो मेरे पास व्हाट्सएप पे AIR 2 ऐसे लिखा हुआ, किसी ने मैसेज किया मेरे को लगा लोग इंटर पे AIR 2 अभी क्यों लिख रहे हैं। और मेरे पास ऑलरेडी 2 मिस कॉल थे, जो 8 बजे मेरे पास कॉल आ गया था। तो मैंने उनको ट्रू कॉलर पे सर्च किया और उनका नाम आया प्रेसिडेंट का। और मेरे को लगा ये प्रैंक हो रहा है कि 2 बजे आने वाला था ना रिजल्ट। तो जब मैंने कॉल बैक किया, बट मैं घर पे किसी को बताया नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कुछ प्रैंक ही चल रहा है। तो मैंने कॉल पे बात की, फोन ने बात किया, फिर वाइस प्रेसिडेंट ने बात किया, फिर ईस्टर्न रीजन के एक और का मेरे पास कॉल आया था, काउंसिल मेंबर का। उनसे मैंने बात की तो उनको तो मैंने बोला कि रिलीज भेज दीजिए ना, मेरे को एक बार, मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा है कि रिजल्ट आ गए, मेरे को ये आ गया। तो उन्होंने प्रेस रिलीज भेजी, फिर मैंने सबको बताया कि AIR 2 आया है। और सर, तब से अभी तक बहुत ही अनरियल और एकदम एकदम डेजा वो हो रहा है जैसे इंटर में आया था, एकदम सेम फीलिंग है। और बहुत बहुत ज्यादा। वेरी गुड यार, मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है ये चीज। और कैसे लगा? घर वालों को क्या लगा? मतलब घर वालों के लिए तो नॉर्मल, क्योंकि स्कॉलर बच्चे होते हैं जिनका घर वालों को पता रहता है कि भाई ये लोग तो ऐसे भी फोड़ने वाले हैं करके। ठीक है, तो घर वालों के लिए रिएक्शन क्या था? नॉर्मल था, अरे हमको तो पता ही था, वैसा था, या लाइक उनके लिए भी थोड़ा ऐसा सरप्राइज था? सर घर पे ना सिर्फ मम्मी उठी हुई थी और मेरे भाई बहन सब सो रहे थे, तो मैं उनको तो पूछी, बोली मम्मी प्रेसिडेंट का ऐसे नंबर तो आ रहा है, मेरे पास कॉल है। तो मम्मी को समझ आ गया कि टॉप 3 को कॉल आते हैं, तो मम्मी भी, बट एकदम ऐसा होता है ना, हार्ट एकदम रेस करने लग जाते, वैसा हो गया हम लोग दोनों का। और मैं तो कांपने लग गई। उतने में जैसे आया, मैंने मम्मी को ऐसे इशारा किया कि 2 है। तो मम्मी ने आके भाई बहन को बताया और सब उठ के और सब इधर उधर भागने लग गए। और सारे रिलेटिव्स जो भी यहाँ पे रहते हैं सब घर पे आ गए। और इन लोगों को एक्सपेक्टेड था सर, मैंने हमेशा इनको बोला कि आप एक्सपेक्ट मत करो, बाई चांस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता तो मेरे को ऐसा नहीं चाहिए था कि रैंक की वजह से मैं अपसेट हूँ। मैं सीए बन रही हूँ ना, मेरे को बस खुश होना है उस दिन। तो आप लोग ज्यादा उम्मीदें मत रखो, जो भी होगा अच्छा ही होगा, सीए बनना है बस। बट इन लोगों को सबको एक्सपेक्टेड था, ये लोग प्रॉपर प्लान व्लान करके रखे थे, ये करना है, ऐसे पार्टी, ये कपड़े, जो भी थे मिक्स पूरा। और मैं बोल रही थी यार अभी जिंक्स मत करो, अभी जिंक्स मत करो कुछ भी। बट सर एकदम सब सब बहुत ही खुश है, सब इधर उधर हो गए, सब लोग घर पे आए और अभी बस सब सब गए, अभी मैं बैठी हूँ। अभी मुझे टाइम मिला है कि एक बार देखते हैं सारे नंबर, स्कोर और ये सब देखते हैं क्या हुआ है। राइट, बट यू आर एक्सपेक्टिंग दैट अपने को सिंगल डिजिट रैंक आएगा? सर मैंने टॉप 50 सोचा था और मेरे पेपर अच्छे गए थे सर। बट हम्म। मैंने ना इसे अपने मन में कभी नहीं डाला, मेरे को ये नहीं चाहिए था कि यार अगर सिंगल डिजिट डिजिट की जगह मेरा अगर फॉर एग्जांपल कुछ 20-30 आ जाए तो मैं अपसेट होके बैठ जाऊं मेरे रिजल्ट्स के दिन। मुझे ये नहीं चाहिए था, बट मेरे पेपर सारे ही अच्छे गए थे सर। पर मैंने इसे आउट लाउड किसी को नहीं बताया था कि मैं ऐसे सिंगल डिजिट मुझे चाहिए या मेरे आ रहे हैं, ऐसे मैंने किसी को नहीं बताया था सर। वेरी गुड। एंड निष्ठा, तुम्हारी आर्टिकलशिप कहाँ से हुई? जैसे AIR 2 आने के बाद इंटरमीडिएट में जैसे बिग 4 में लोगों को मौका मिलता है, तो हाउ वाज योर आर्टिकलशिप, कहाँ से हुई और कैसा रहा एक्सपीरियंस, और क्या आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की या नहीं की? यस सर। मैंने आर्टिकलशिप EY कोलकाता से किया है, स्टैट्यूटरी ऑडिट में। हम्म। और मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए मुंबई शिफ्ट हो गई थी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, April 24 से। हम्म। तो यू डिड द हिंदुस्तान यूनिलीवर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हुआ तुम्हारा, और EY यस से सर। आर्टिकलशिप हुआ था। तो आर्टिकलशिप, हाउ यस। वाज द एक्सपीरियंस ऑफ द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर बहुत अच्छा था सर, क्योंकि मैं EY स्टैट ऑडिट के बैकग्राउंड से जा रही थी। जो
जो टाइप ऑफ वर्क था वो बहुत डिफरेंट था, और हमारा बहुत प्रोजेक्ट बेस्ड काम था। तो क्लरिकल से ज्यादा एनालिसिस का काम था कि आपको प्रॉब्लम दे रहे तो आपको कुछ सोल्यूशन ढूंढना है या कुछ सेविंग्स ढूंढने हैं, या फिर एक ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट था। जैसे 3 अलग अलग डिपार्टमेंट पे मेरा ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग था। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पूरा प्रोसेस ऑटोमेट हो रहा था, तो उस पे मैं फाइनेंस की फॉर्म बनी थी। तो बहुत ही डिफरेंट वर्क फ्रॉम व्हाट आई डिड इन ईवाई, एंड कल्चर वाइज आल्सो इट वाज वेरी डिफरेंट, एंड सिटी भी मेरा चेंज हो गया था, कोलकाता टू मुंबई। तो अच्छा था सर, मतलब। एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में पैसा भी बहुत मिलता था, आई हर्ड दैट। हाँ हाँ सर, पैसा भी। अब मेरे लिए तो बेस्ट चीज था कि मुंबई में ये लोग मेरे को अकोमोडेशन देते थे, तो मेरे को स्ट्रेस ही नहीं था कुछ कि ये लोग का गेस्ट हाउस है हिंदुस्तान यूनिलीवर का, और मुझे एक अच्छा सा रूम मिलता है खुद का, और वहीं पे खाना वाना सब, तो सब सॉर्टेड था हिंदुस्तान यूनिलीवर में। मुंबई में बोलते हैं कि ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं, रहने को जगह नहीं मिलती, वैसी वाली चीज है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर वाले आपको जब गेस्ट हाउस दे रहे थे रहने के लिए, उसके साथ में जितना भी पैसा दे रहे थे वो तो अपने लिए बच ही रहा था, वैसी वाली चीज है। हाँ वही, यस सर। राइट। तो अभी आगे क्या करना चाहोगी? मतलब जैसे सीए बन गए, अभी आपके पास कैंपस रहेगा, कैंपस में भी बहुत सारी कंपनियां आएगी, उसके साथ साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर से वहां से आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया है, तो शायद वो भी आपको ऑफर करे कि आप डायरेक्टली हमारे पास में ही कंटिन्यू कर लो। तो व्हाट इज योर थॉट अबाउट फ्यूचर? सर मुझे इंटरेस्ट है कि मैं यूनिलीवर में कंटिन्यू करूं, बट अभी सब लोग ने बहुत बोला है मेरे को कि इंडस्ट्री ज्वाइन करना है या सर्विस लाइन में जाना है, और अभी AI2 के बाद तो बहुत सारे ऑप्शंस और ओपन हो जाएंगे, कंसल्टिंग, IB, ये सब, मतलब इंटरव्यूज तक तो मेरे को मिल जाएंगे। तो मैंने हमेशा ऐसे सोचा है कि एक बार मैं ऑफर ले लेती हूँ, फिर आई विल बी इन अ पोजीशन टू से कि नहीं, मैं यहाँ नहीं जाऊंगी, यहाँ नहीं जाऊंगी। अभी मैं अगर बोलूँ कि मुझे ये नहीं, यहाँ नहीं जाना है, मे बी मैं कंसल्टिंग नहीं जाऊंगी, क्या पता वो लोग मुझे ले ही ना। तो मेरे को ऐसे कि मैं एक बार ऑफर एक बार देख लेती हूँ, और उसके बाद घर पे बैठ के सबसे डिसाइड करके फिर, बट रहना अभी तो जॉब में ही है। अच्छा, आगे पढ़ने को लेके कुछ सोचा नहीं कि चलो अपन आईएएस कर लेते हैं या एमबीए कर लेते हैं या सीएफए वगैरह, वैसा कुछ थॉट? CFA सिर्फ मेरा करने का मन है, MBA तो नहीं, क्योंकि इंडियन MBA तो नहीं, बिकॉज इंडियन MBA से जो एग्जिट है वो अभी CA के थ्रू मुझे मोस्टली मिल जाना चाहिए, तो इंडियन MBA नहीं। IAS तो सर मैं उतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि मैं IAS कर पाऊँ। कैसी बात कर रही हो? मतलब ऑल इंडिया रैंक 2 लाना निष्ठा अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मतलब इंटेलिजेंट तुम, अपन लोग क्या करते हैं बहुत बार अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, बट तुम कर सकती हो, आईएएस भी कर सकती हो। बिकॉज अभी इस बार के हमने देखा कुछ लाइक आईएएस के रिजल्ट ऐसे थे जिसमें आई थिंक ऑल इंडिया रैंक 5 या 7 जो था वो बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट था। ऐसे बहुत सारी रैंक्स में ऐसे थे जो आईएएस है और चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और सीए को आईएएस नहीं भी मिले तो नॉर्मली आईआरएस तो मिल ही जाता है, रेवेन्यू सर्विस में तो मिल ही जाता है, वो वाली रैंक तो मिल ही जाती है। तो पढ़ना चाहती हो तो पढ़ो, बट अगर ऐसा लगता है कि नहीं यार अपने को नहीं पढ़ना, अपन मजे करेंगे, मुंबई में जाएंगे, वहां जॉब वॉब करेंगे, ठीक है, पार्टी वार्टी करेंगे हर सैटरडे संडे, देन ऑब्वियसली लाइक इंडस्ट्री ज्वाइन करनी चाहिए, बिल्कुल ही। एंड निष्ठा, कैसा रहा तुम्हारा प्रिपरेशन वाला टाइम? बिकॉज सीए फाइनल की प्रिपरेशन का सेल्फ स्टडी के लिए तुमने कितना टाइम लिया क्लासेस कंप्लीट होने के बाद में, और क्लासेस का एक्सपीरियंस वगैरह, जैसे आपने डीटी हमसे पढ़ा था, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट द डीटी? सर अगस्त तक जब अपना डीटी का बैच स्टार्ट हुआ था आफ्टर द फाइनेंस एक्ट, तब तक मेरे बाकी सारे क्लासेस हो गए थे। अगस्त में मैंने डीटी क्लास स्टार्ट किया, और स्टार्टिंग में तो जैसे आपका वीकली टेस्ट होता था और ये सब, तो ये सब मैं देती थी कि आप जो भी करवा रहे हो मैं वीक में ही दूंगी। एक चीज मेरा बहुत बेनिफिट था कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में मेरे पास वीकेंड्स ऑफ रहता था, तो मेरे को अगर कुछ होता था कि क्लास नहीं हो पा रहा है तो वो भी मैं कर रही थी, बट मोस्टली मैं लाइव क्लास ही करती थी आपके साथ। तो क्लास होते होते नवंबर तक मेरे को लगता है मेरा क्लास चला था, और लास्ट के जो पार्ट्स थे ना अपने, जो एनआर टैक्सेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग और बीईपीएस और ये सब थ्योरी चैप्टर्स, वो मेरे को समझ आ गया था कि मैं खुद तो नहीं कर पाऊंगी, मेरे को सर के साथ ही करना है। तो मैं सुबह आपका क्लास देखती थी और शाम को आके मैं कुछ नहीं पढ़ती थी, उसी चीज को वापस पढ़ती थी कि वो मेरे को लर्न हो जाए, एक बार सब कुछ माथे में बैठ जाए। ऐसे करके मेरी नवंबर तक आई थिंक क्लासेस खत्म हो गई थी। फिर दिसंबर में ना मेरे को एक मतलब बहुत बड़ा सपोर्ट मिला हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी, मेरी टीम ने मेरे को बोला, क्योंकि मेरा 3 आवर्स का ट्रैवलिंग रहता था, इंक्लूडिंग लाइक बोथ अप एंड डाउन 3 आवर्स होता था ट्रैवलिंग। तो देख, क्योंकि मेरा गेस्ट हाउस वडाला में था, ऑफिस अंधेरी ईस्ट में, तो इतना ट्रैफिक, तो मेरे को मेरी टीम ने बहुत सपोर्ट किया। दे वर लाइक यू टेक वर्क फ्रॉम होम, यू गो टू योर प्लेस
एंड जो भी काम है वो तुम वहां से कर लेना, बट ट्रैवलिंग में अभी कट कर लो। मैंने भी उनसे डिस्कस किया, दे वर लाइक या ओके। तो मैं आ गई, तो मेरा जितना काम होता था मैं काम करती थी दिसंबर के मंथ में, और मैंने अपना पढ़ाई सेल्फ स्टडी स्टार्ट किया कि ऑडिट पढ़ना है रोज 2-3 घंटे, और मैंने एफआर से स्टार्ट किया। ऐसे करते करते डीटी आई थिंक मैंने 15 या 16 दिसंबर से स्टार्ट किया, और क्योंकि डीटी सबसे मोस्ट रिसेंट सब्जेक्ट था और जो लास्ट के वो चैप्टर से जिसमें प्रॉब्लम आती है मैं पहले ही कर चुकी थी, तो मेरे लिए डीटी बड़ा इजी हो गया कि हाँ सब बैठ रहा है। और इंटर का जो बेस था ना, जो अपने कॉमन चैप्टर्स आ गए, उसका मेरा बेस इंटर का फॉर डीटी आईडीटी दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस था मेरा। टीडीएस के भी ऐसे थे कि मेरे को सेक्शन सब याद ही रहते थे, मेरे को एक बार आपका क्लास दिया सब कुछ याद हो गया, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी मेरे को टीडीएस सब में। तो उसके वजह से मेरा फर्स्ट रिवीजन भी स्मूथली निकल गया। फिर मैंने मॉक टेस्ट दिए, और ऐसे करके फिर मैंने डेज अलॉट कर दिए थे कि पहला रिवीजन आई थिंक 15 डेज विद ऑफिस मैंने किया था डीटी। उसके बाद मैंने आई थिंक 4-5 डेज में कंप्लीट किया था। पहला मॉक टेस्ट मैंने डीटी का ही दिया था, फिर 3 दिन में मे बी कंप्लीट किया होगा। ऐसे कर करके क्या क्या करना है, कैसे उसको छोटा करना है सिलेबस को। और मैं तो स्टिकी नोट्स लगा लेती थी आपके पेजेस के ऊपर ही, स्टिकी नोट कॉम्पैक्ट के ऊपर ही स्टिकी नोट्स, जैसे वो 35 सीसीसी 35 सीसीडी ऐसे करके 2 पेज में जाता था। मैंने एक टेबल बनाया, उसमें कौन सा सीसी है, क्या है, कैसे जा रहे, एक टेबल बनाया, वही लगा दिया, अब से मेरे को वही पढ़ना है। या रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी जो भी था, मतलब ऐसे करके मैंने बहुत ही समराइज कर लिया था। तो ऐसे करके बहुत बहुत ईजी हो गया था। प्लस कंपाइलर तो करना ही था, मतलब कंपाइलर भी मैंने 2-3 बार सॉल्व किए ही है कि हर क्वेश्चन बनाना है। पीजी में भी तो कैलकुलेटर में कर लेती थी, 2-3 क्वेश्चन बनाती थी, बट ऐसे करके पूरा प्रेपरेशन हुआ मेरा। वाओ। सो यहाँ पे आपने वो कितना टाइम रहा जब तुम ऑफिस नहीं जा रही थी, सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रही थी, वो कब जनवरी से मिला टाइम? हाँ, जनवरी से 4 मंथ। तो जनवरी से 4 मंथ तक आपने सिर्फ पढ़ाई की घर पे बैठ के, जब आपका कोई भी ऑफिस नहीं है, ओनली पढ़ाई है, और क्लासेस भी आपकी हो गई है, ठीक है? yes. अच्छा, इसमें एक बात बताओ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सोशल मीडिया सही है, कोई बोलता है सोशल मीडिया सही नहीं है। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे, जब एग्जाम हो रहा है, जब एग्जाम दे के आ रहे हैं, देन ऑल्सो दे पुट द वीडियो ऑन द इंस्टाग्राम कि आज मेरा पेपर ऐसा गया एंड ऑल करके। सो तुम्हारा सोशल मीडिया के साथ में रिलेशन कैसा रहा लास्ट के 4 महीने? सर 4 महीने नहीं सर, मैं तो अगस्त से ही मैंने सोशल मीडिया सब हटा दिया था, क्योंकि सर मेरा स्केड्यूल इतना हेक्टिक हो गया था। मैं सुबह 6 बजे उठती थी, मैं ऑफिस के लिए रेडी होती थी, 7 o'clock में आपका लाइव क्लास करती थी, 9 o'clock में ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, कैब में मैं थोड़ा आपका सेकंड पार्ट देख रही हूँ, अगर देख सकते हैं तो, पेन पेपर का जरूरत नहीं है तो। ऑफिस जाती थी, ऑफिस से आती मैं 7:30-8 तक थी। उसके बाद मेरे को ऐसा था कि क्योंकि मेरे को लीव्स कम मिल रहे थे, जैसे यूजुअली बिग 4 में मैं थी तो मेरे को 5 और टू सम एक्सटेंट 6 महीना भी मिलता, तो मेरे को ऐसा था कि मैं 2 महीना वहां छोड़ के आई हूँ। तो अभी जब मेरे पास ईवाई जितना काम का स्ट्रेस नहीं है, जब वर्किंग आवर्स ठीक है मेरे, तो मेरे को अभी यूज करना है। और वो सोशल मीडिया बहुत डिस्ट्रैक्शन, और मेरे को लग रहा था बहुत ही अनप्रोडक्टिव है, तो मैंने अगस्त में ही हटा दिया सब कुछ कि मेरे को नहीं रखना है सोशल मीडिया। तो अगस्त में मैंने सोशल मीडिया हटाया, और मैं 7:30-8 बजे तक वापस आती थी, और फिर मैं सेल्फ स्टडी करती थी, जो भी मेरे को पढ़ना है, मे बी कोई और सब्जेक्ट में भी डीटी मेरे को वापस रिवाइज करना है, तो ऐसे करके। और मेरे लिए ऐसा वर्कआउट किया कि मैं सोशल मीडिया के बिना रह पाई, मेरे को ऐसा कुछ एडिक्शन या वैसा कुछ नहीं था सोशल मीडिया से। अब जिसके लिए नहीं करते हैं उनको मैं बोलूंगी कि कंट्रोल कर लो, और नहीं करते ऐसा कुछ नहीं है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते थोड़ा वियर्ड लगता है, उसके बाद छोड़ सकते हो सोशल मीडिया आप, मतलब यू हैव ऑल योर लाइफ टू डू ऑल दैट। मेरे को ऐसा लगता था कि एग्जाम के बाद तो मैं करूंगी सोशल मीडिया यूज, एग्जाम दिन तक बस मेरे को नहीं करना है, मेरे को पूरा फोकस बना के रखना है। ब्रेक के टाइम ऑफकोर्स, ब्रेक के टाइम सोशल मीडिया जाना प्रोडक्टिविटी बहुत कम कर देता है, मेरे को ऐसा लगता है। तो मैं ब्रेक्स में भी फोन वोन यूज नहीं करती थी, मैं कुछ गाना ला लेती थी, रूम से बाहर जाके मम्मी लोग से बात कर लेती थी, कोई फ्रेंड को कॉल कर लेती थी, ऐसे करके मैंने अपने ब्रेक्स भी ऐसे ही मैनेज किए। बट कभी भी ऐसा नहीं था कि मैं इंस्टा स्क्रॉल, मतलब मैं तो था ही नहीं, मैं तो डीएक्टिवेट कर दी, डिलीट भी नहीं, डीएक्टिवेट, मैं कभी नहीं आ पाऊँ। और मैंने अपने मन में ऐसा रख लिया था कि जिस दिन मेरा एग्जाम खत्म होगा उस दिन मैं आऊंगी सोशल मीडिया पे वापस, इंस्टा, स्नैपचैट। अक्टूबर आई थिंक अक्टूबर या नवंबर में मैंने लिंक्डइन भी डिलीट कर दिया कि मुझे नहीं देखना, लिंक्डइन भी नहीं देखना है किसी का। तो मैं बहुत ही शेल में रही थी, बट लास्ट के 4 मंथ्स में व्हेन यू वांट योर प्रोडक्टिविटी टू बी एट द मैक्सिमम, तब आई बिलीव कि सोशल मीडिया हटा देना चाहिए। 5-6 मिनट भी अगर करूँ तो ठीक है, बट आपको अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 घंटे बस रील्स चले जा रहे हैं और कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बस देखे जा रहे हैं, उससे स्ट्रेस भी बहुत बढ़ता है, क्योंकि स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, और आप वही सोचते रहते हो, और फिर आप किसी को देख लेते हो कि कोई बाहर घूम रहे हैं और आप अपने बुक्स के साथ बैठे हो 24 घंटे।
तो ऐसा लगता है कि क्या चल रहा है लाइफ में, इतना डाउट आने लग जाता है क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा नेगेटिव एनवायरनमेंट हो जाता है कि कुछ याद नहीं आ रहा, पढ़ नहीं पा रहे हैं, इतना सिलेबस है। तो जितना आप कट कर सको अनप्रोडक्टिव थिंग्स को उतना करना चाहिए। यस, मैं अभी मुझे याद है अभी लास्ट अटेम्प्ट में एक बच्ची का कॉल आया एग्जाम से पहले। वो बोलती है सर मैं किसी की प्रोफाइल देखती हूँ कि किसी की शादी हो गई है या कोई हनीमून मनाने जा रहा है, तो उस दिन मेरी पढ़ाई नहीं होती है फिर। मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा है करके, ठीक है। तो शादी कर रहे, कैसे कैसे कोई शादी कर रहे हैं और अपना कुछ नहीं हो रहा है। तो वो उस वजह से पढ़ाई नहीं कर पाती थी, उस दिन दिन खराब हो जाता था। मैंने कहा बंद कर देना यार स्टेटस देखने, किसी को इंस्टाग्राम पे देखना एंड ऑल। ये सच्ची बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें कंट्रोल नहीं होता। सो दैट इज देयर। अच्छा निष्ठा है ना, बहुत बार हम लोग बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी इज द की, बिकॉज व्हेन यू वांट टू सिक्योर एआईआर तो आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट लगाने पड़ते हैं, उस प्रोसेस पे आपको ध्यान देना पड़ता है कंसिस्टेंटली। बट बहुत बार ऐसे दिन भी आते हैं जब अपने को लगता है यार आज तो एकदम ही खराब हो गया, कुछ भी नहीं हुआ है, अपन एकदम डाउन फील करने लग जाते हैं, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, कभी कभी एंजाइटी हो जाती है, यार यार इतना सिलेबस बाकी है, ये है वो है। कोई फ्रेंड आके कुछ बोल देता है, अरे यार तूने ये पढ़ा क्या, कंसोलिडेशन का ये वाला कॉन्सेप्ट आने वाला है, समथिंग लाइक दैट, वैसा होता है। तो बहुत बार अपन डाउन फील हो जाते हैं। सो क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता था कि कभी कोई दिन ऐसा लगा यार कि नहीं होगा मेरे से, एंड हाउ यू ओवरकम दैट? सर कुछ कुछ डेज थोड़े खराब जाते थे, तो या तो वो कोई सब्जेक्ट की वजह से जा रहा है कि कुछ हम लोग ऐसा टॉपिक ऐसा लग रहा है होल्ड में ही नहीं है, तो मैं क्या करती थी, मैं या तो ब्रेक लेती थी किसी को कॉल करके, तो वो लोग बोलते थे हाँ यार एनआर टैक्सेशन तो ऐसा ही सॉरी मतलब मैं बस वो एग्जांपल दे रही हूँ कि ऐसा ही चैप्टर है, थोड़ा टाइम नहीं वो ऐसा ही तो है, उसमें एफआईआई की रेट है वो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। 115A की रेट आपको याद रखनी पड़ेगी, और एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उस टॉपिक से रिलेटेड, दैट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, नॉट दैट इजी क्वेश्चन समटाइम करके, ठीक है। हाँ तो दैट इज देयर। तो मैं तो किसी से बात करती थी तो वो लोग ऐसे ही बोलते थे कि ये नॉर्मल है सीए के जर्नी में, कि ऐसा होना, ऐसा नहीं होगा ना कि केक वॉक होगा तुमको सब आ जाएगा, फिर थोड़ी सीए डिफिकल्ट होता। तो वो लोग मेरे को थोड़ा समझाते तो मेरे को समझ आता था। और मैं क्या करती थी ना, मैं टाइम भी ज्यादा नहीं करती, जैसे आधे घंटे का ब्रेक लिया, मैं क्विकली उस सब्जेक्ट पे चली जाती थी, उस टॉपिक पे चली जाती थी, तो मेरे को अच्छे से आता है, तो मैं टाइम भी वेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं रिवाइज भी कर पा रही हूँ। और सर जैसे मैं मेडिटेट थोड़ा करती हूँ, जैसे मेडिटेट प्रेयर ये सब मैं करती हूँ, तो कभी मेरे को ऐसा लगता था कि पढ़ा हुआ चीज में मुझे नहीं आ रहा है, देखा हुआ चीज में समझ नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि माइंड में कुछ घुस ही नहीं रहा है, अब्सॉर्ब ही नहीं हो पा रहा है। तो मेडिटेट करके बैठ जाती थी 10-15 मिनट, एकदम स्टिल माइंड, तो खुद को मैं बोलती रहती थी कि यू कैन डू इट, हो जाएगा, सब करते हैं, हो जाएगा, ऐसे करके। बट टाइम ज्यादा मैं वेस्ट नहीं करती थी ना, मैं ऐसा बोलती थी कि यार ये क्या है, तो हो ही नहीं रहा है, कभी नहीं होगा, क्योंकि सब लोग करते हैं और कोर्स चेंज नहीं होने वाला है, करना तो वही है, चाहे 5 घंटा लगा के करो या 1-2 घंटे में थोड़ा माइंड ठीक करके बैठ जाओ। तो मैं हमेशा ऐसा कोई सब्जेक्ट में चले जाती थी, ऐसा टॉपिक में जिससे मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ बन, वैसे भी एक टॉपिक नहीं बने बाकी तो बन ही रहे ना, तो 100 मार्क्स का पेपर आएगा ना, पूरा आएगा, और 100 में 100 तो लाना नहीं है। तो मैं खुद को ऐसे ही बोलती रहती थी। मतलब इसमें मेरे को ये लगता है कि जैसा तुमने बोला, देयर इज अ सेल्फ मोटिवेशन। एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन, जो मान लो मैं कभी मोटिवेट करूं, आप उससे मोटिवेट हो जाओ, बट उसकी एक वैलिडिटी होती है, वो 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा। बट फॉर द कंसिस्टेंटली जब आपको एफर्ट मारना है तो आप सेल्फ मोटिवेटेड हो और आप खुद से बात करो। बिकॉज मैं बताऊं, अपना सबसे अच्छा फ्रेंड अपन खुद ही है। अगर अपन अपने से खुद से अच्छे से बात करें ना कि भाई देख यार इतना टाइम बचा है अपने पास, इसको अच्छे से यूटिलाइज करना है, लेट्स वर्क ऑन दिस करके, ठीक है, आप खुद से अगर बात करोगे ना, वो तो वो बहुत बहुत बड़ी बात होती है। किसी और से बात करने की जरूरत भी नहीं है अगर आप ढंग से खुद से बात करते हो। तो जितने भी लोग यहाँ पे ये इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि यू शुड टॉक टू योर सेल्फ इन द पॉजिटिव मैनर एंड ऑलवेज पुश योर सेल्फ करके, ठीक है। आपको खुद को बताना है कि यार मैंने किया है, मैंने जब इंटरमीडिएट मैंने पास किया है तो मैं फाइनल भी कर लूंगा, या मैंने फाउंडेशन पास किया है तो मैं इंटरमीडिएट भी कर लूंगा। आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत तो खुद को ही करनी पड़ेगी और किसी के करने से नहीं होने वाला है। बोलते हैं वो स्वर्ग देखना है तो खुद को ही मरना पड़ेगा करके, ठीक है। दैट इज देयर। Okay, so Nishta, tell something about the Mumbai journey. कैसा रहा मुंबई? You know that I am from Mumbai only. तो मैं मुंबई से हूँ, तो how was your Mumbai journey? तो वेरी गुड सर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा मुंबई। मतलब जब मुंबई आई थी ना, तो मेरे को ऐसा फीलिंग आया था कि आई कैन सी माई सेल्फ सेटलिंग देयर इन मुंबई। मुझे अच्छा लगा, जैसे ये फीलिंग मुझे बाकी सिटीज के लिए नहीं आया था, बट मुंबई के लिए मुझे ऐसा आया। एंड सर बहुत ही वेलकमिंग सिटी थी, मतलब जैसे जो लोग भी अराउंड थे, जैसे ऑफिस के लोग भी और इन जनरल भी बहुत बहुत ज्यादा ही वार्म थे, मतलब कि हेल्प करने के लिए। इसके लिए मेरे को फूड में थोड़ा प्रॉब्लम, फूडिंग के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, बट बाकी मेरे को बहुत सिटी बहुत अच्छी लगी। जैसे कहीं जाओ बैठ जाओ, जैसे मरीन ड्राइव चले जाओ, कभी ऐसे लग रहा है मैं तो कितनी बार जाके बैठ जाती हूँ, और
ऐसे ही मतलब देखती रहती हूँ कि कितना कितना बड़ा है, कितना सुंदर है, और लाइफ कितना बड़ा है। मतलब ये तो बहुत छोटा, मतलब अभी हमारे लिए सबसे बड़ा पार्ट था, बट इन द लार्जर पिक्चर इट इज लाइक वन ऑफ द थिंग्स। उसके आगे भी बहुत कुछ, उसके पहले भी बहुत कुछ हुआ है। तो मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा मुंबई सर। तो मैं ना एग्जाम के बाद मैं सोची भी थी कि मुंबई में मैं अभी आई थी 1 मंथ, जैसे मेरा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंटिन्यू करने के लिए, मैं सोची थी कि टीचर लोग से मिलके आती हूँ। फिर मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिंक्स नहीं करते, पहली बार रिजल्ट के बाद ही मिलते, अभी जिंक्स नहीं करते कुछ भी जाके। नहीं, अभी तो रिजल्ट के बाद अपन पक्का मिलेंगे, पार्टी करेंगे हम लोग साथ में मिलके, सेलिब्रेट करेंगे वो चीज को। एंड निष्ठा, कैसा है ना मुंबई को लेके मैं बताऊं, मुंबई एक ऐसी सिटी है जिसमें आप 2 साल अगर रह लेते हो ना, तो फिर मुंबई छोड़ के कोई नहीं जाता। मतलब दैट वो सिटी अपने आप में उस बंदे को रख लेती है, उस पर्सन को रख लेती है, वो फिर वहां से कहीं और सेटल ही नहीं हो सकता। ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो होप सो आपको भी अपनी जो जॉब मिले अगली वाली वो मुंबई में ही मिले एंड यू सेटल्ड इन मुंबई। बिकॉज बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, लाइक माइंडेड लोगों से मिलते हो, जहां पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। एंड सिटी इज वेरी फास्ट, आप बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, क्या क्या नई नई चीजें कर रहे हैं, एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी आर देयर। यस। एंड निष्ठा, जो लोग अभी एग्जाम देने वाले हैं आगे नवंबर 2025 में या मई 2026 में, तो व्हाट यू लाइक टू सजेस्ट टू योर जूनियर्स के क्या क्या चीजों पे तुमको ध्यान देना चाहिए? सर पहले तो कॉन्सेप्ट्स पूरा अपने होल्ड पे ले आओ कि कॉन्सेप्ट्स क्या है। जब कॉन्सेप्ट्स आ जाए उसके बाद वर्क ऑन प्रेजेंटेशन। ट्राई सीइंग कि आप जो समझे हो वो आप लिख पा रहे हो कि नहीं, वो हो रहा है कि नहीं। अपियर फॉर मॉक्स कि उस टाइम फ्रेम में हो पा रहा है कि नहीं, क्या 3 आवर्स में आप लिख पा रहे हो कि नहीं, पूरा पेपर कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, या 3 आवर्स का स्ट्रैटेजी भी क्या होना चाहिए कि 15 मिनट जो रीडिंग टाइम मिलता है उसमें आपको क्या करना चाहिए। पहला क्वेश्चन मत रीड करो, पहले क्वेश्चन में डिसाइड कर लो कि ये वाला क्वेश्चन मैं छोड़ूंगी। पहला एक क्वेश्चन अगर टाइम मिले तो क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर लो, ताकि जब आप आंसर शीट में करो तो पहला आंसर बहुत नीट लगे, ज्यादा कट पुट ना हो। तो ये सारा चीज आप जब मॉक टेस्ट दोगे तभी आपको समझ आएगा कि आपके लिए कौन सा स्ट्रैटेजी वर्कआउट करे। जैसे मैं बहुत जन को जानती हूँ जो पहला क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करते हैं, मैं बहुत जन को जानती हूँ जो पहला क्वेश्चन बीच में करते हैं, या एमसीक्यू पहले कर लेते हैं ताकि फ्रेश माइंड से करे, या मैं एमसीक्यू को बीच में करती हूँ ताकि मैं टाइम मैनेज कर सकूँ। तो वो स्ट्रैटेजी वो आप खुद जब बैठोगे तो ही समझ आएगा। तो आफ्टर स्टडिंग आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट एक मॉक तो दो ही सारे सब्जेक्ट्स का, और आपको पता चले कि क्या आ रहा है। और ऐसा मॉक देना जो या तो आईसीआई का एमटीपी पेपर दे देना, या ऐसा पेपर देना जिसमें आपके क्वेश्चंस देखे हुए नहीं हो, वरना कोई यूज नहीं। अगर आप देखे हुए क्वेश्चंस ही देख रहे हो तो उसमें तो उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि आईसीआई सेम क्वेश्चन आएगा नहीं, आपको समझ भी नहीं आएगा कि आप अपना माइंड अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, प्रोविजन अप्लाई हो पा रहा है कि नहीं आपसे। तो मॉक टेस्ट एक चीज की पॉजिटिव रहना, मतलब देयर विल बी वेरी डिफिकल्ट डेज जब आपको लगेगा कि आप नहीं कर पा रहे हो, कि नहीं हो पा रहे, बट देन यू हैव टू टेल टू योरसेल्फ कि हो जाएगा। मतलब सब करें, हम लोग भी कर लेंगे इस चीज को। इतना पढ़े हम लोग, पीछे का 4 साल का जर्नी, 3 साल का जर्नी पूरा याद करना चाहिए कि ऐसा मोमेंट्स पहले भी आए हैं एंड वी हैव ओवरकम देम। तो इसको सोच के आगे बढ़ना चाहिए। तो अपने आप को पॉजिटिव रखो और बस हार्डवर्क करते जाओ। एक बार जस्ट 3-4 मंथ्स का बात है, उसके बाद लाइफ विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट और कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। जो करना है करो, एक बार आप बस एग्जाम दे लो, क्वालिफाई कर लो। ट्रू। एंड निष्ठा, सबसे पहली चीज, एक जो पेपर है आईबीएस करके, उसको लेके मार्केट में बहुत ज्यादा हवा है कि भाई पेपर खराब है, सही है, नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे, बहुत सारी बुक्स तो लेके जाना ही पड़ता है, पूरा सूटकेस भर के घर वाले छोड़ने आते हैं पेपर के लिए, ठीक है। वो इतनी सारी बुक्स रखते हैं। बट मेरे को ऐसा लगता है, और लोग क्या करते हैं ना, जो बच्चे जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि सेम एज इट इज केस स्टडी आई तो उनके लिए पेपर इजी है, बट अगर थोड़ा अलग आया तो बोले पेपर डिफिकल्ट है। मेरे को ये लगता है कि उस पेपर में आप सीधा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, केस स्टडी पढ़ा नहीं और वो टॉपिक ढूंढते हैं कौन से टॉपिक से है, एंड दे आर वेस्टिंग टाइम इन दैट। मुझे ऐसा लगता है कि वो पहले आप केस स्टडी को पढ़ो, अगर बिना बुक देखे आपको कितना आता है, जहां बुक की जरूरत है वहीं पे बुक की हेल्प लो। सिर्फ बुक डायरेक्टली आप बुक से ही देख के, और वो उसमें मिल भी नहीं पा रहा है ढंग से, एंड दे आर वेस्टिंग द टाइम। सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट द आईबीएस पेपर एंड हाउ यू हैंडल इट? एंड वो जो 3-4 घंटे का पेपर था, जब आपने केस स्टडी देखा तो क्या आपने भी यही किया था कि बहुत सारी बुक देख लेती हूँ पहले, किसमें क्या है, कैसे है? एंड नॉट एट ऑल सर। मैंने कॉस्ट और लॉ को छोड़ के, और एएफएम का हमारा एक थ्योरी क्वेश्चन आ गया था, उसको छोड़ के मैंने कोई भी क्वेश्चन के लिए बुक नहीं खोला, कोई भी क्वेश्चन के लिए बुक नहीं खोला। मैं बोला मैं मेरा पेपर ही, मैं जैसे मैंने पहला क्वेश्चन ट्राई किया था कि आईसीआईसी एकदम ऐसे सुंदर से देख देख के, फिर मेरे को समझ आया पेपर कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा मैं ऐसा करी तो सर मैं छोटी सी कॉस्ट और लॉ में देखती थी, और लकीली लॉ का, क्योंकि हमारे में वो टाइम मिल गया था हमें 4-5 दिन का, तो मैंने लॉ का पहले
रिविजन देखा हुआ था, मैं वापस से लॉ का रिविजन देख ली ताकि मेरे माइंड में फ्रेश रहे वो चीज। तो लॉ का जो यूट्यूब रिविजन होता है 2-3 टीचर्स का मिला के मैंने देख ली थी, मैंने मैपिंग कर ली, अपना इंडेक्स भी मेरे को टेलीग्राम पे मिल गया, मतलब इंडेक्स में भी मैंने ज्यादा मेहनत नहीं की। आईसीआई के बगल में कंपनी ऑफिस में लॉ के लिए तो आईसीआई का कंपनी एक्ट का जो इंडेक्स है वहीं पे मैं साथ साथ में सेक्शन नंबर लिख ली, और जो कॉर्पोरेट जो अदर लॉज है उसके लिए मैंने टेलीग्राम से निकाल दिया जो इंडेक्स बना हुआ था, और कॉस्ट के लिए भी सेम इंडेक्स वहीं से निकाला था। और डिवीजन वीडियो सिंस मैंने पूरा देख लिया तो मेरे माइंड में बहुत ही ज्यादा मतलब थोड़ा फ्रेश था कि हाँ कहाँ पे क्या है मैं ढूंढ पा रही हूँ। कॉस्ट और लॉ को छोड़ के तीनों सब्जेक्ट के लिए मैंने इनफैक्ट एट सम पॉइंट ऑडिट के लिए भी सर मैंने बुक ही नहीं खोली, मैं खुद ही लिखी कि मेरे को आता है मैं खुद ही लिख लूंगी, क्योंकि ऐसा नहीं था कि डिट्टो सेम आ गया था। आप प्रोविजन पढ़ सकते हो, जैसे डीटी का मुझे याद आ रहा है 54B का क्वेश्चन आया था, और वही एग्जांपल आपने क्लास में भी हमें समझाया था कि आपका अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, आप 54B का डिडक्शन ले लो, लेकिन आप बाद में रूरल एग्रीकल्चर ले लो तो आपको वो डिडक्शन तो टैक्स प्लानिंग हो जाएगी। हाँ वही टैक्स प्लानिंग वही क्वेश्चन आ गया, मैंने बुक ही नहीं बोला, मैं खुद ही लिखते गई कि हाँ सर ने बताया ये। और एक होता है कि अपने इंस्टिंक्ट को बिलीव करना, गट को बिलीव करना, कि आपको जो लग रहा है ना आप उसी टाइम लिखो, उसको सेकंड क्वेश्चन मत करो, पूरा क्वेश्चन पढ़ो, जो पहला थॉट आ रहा है मैं वही करती थी, एमसीक्यूज के लिए भी वही करती थी। तो बाकी सब्जेक्ट के लिए तो बुक मुझे चाहिए ही नहीं था। और मेरे को ऐसा जब वो 1.5 डेज का लीव मिला था तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि एफआर मैंने कुछ रिवाइज नहीं किया, एएफएम कुछ रिवाइज नहीं किया, डीटी तो चलो ठीक है फिर भी थोड़ा रिसेंट ही था, और आईटी भी बहुत रिसेंट था, लेकिन एफआर एएफएम कैसे ऑडिट कैसे होगा मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत डर गई थी। लेकिन जब एग्जाम पेपर आया वो खुद ही सब आ गया कि बुक भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, जल्दी जल्दी लिखो खत्म करो। बट कॉन्सेप्चुअल क्राइटेरिया पता होना कि चीजें कहाँ पर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि बाई चांस अगर आपको लगे, स्पेशली इन सब्जेक्ट लाइक लॉ एंड कॉस्ट जो हम लोग पढ़ते ही नहीं, लाइक एसपीओएम भी हो जाते, इतना कोई पढ़ने का जरूरत नहीं होता है। तो फॉर अ सब्जेक्ट लाइक लॉस फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या आप इंडेक्सिंग रेफरेंसिंग अपने हिसाब से करो। लेकिन एफआर एएफएम ऑडिट डीटी आईडीटी तो 4-5 महीना हम लोग पढ़ रहे हैं, अब वो हम लोग के खून में है, हमें मुझे आज भी पता है आज कहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, जरूरत ही नहीं है बुक मतलब देखने की ज्यादा ढूंढने की। तो इस पे ज्यादा फोकस करने से अच्छा कि मैं ज्यादा केस स्टडीज कवर कर लूँ, ज्यादा देख लूँ, इससे अच्छा आप अपने कॉन्सेप्ट्स में फोकस करो कि आपको पता चल रहा है कहाँ पे है, आप सब कुछ पढ़ रहे हो। जैसे मे बी आप मेन पेपर के लिए सेलेक्टिव स्टडी कर रहे हो, बट आईबीएस के लिए बस एक बार देख लो कि कहाँ पे क्या चीजें हैं, ताकि बाई चांस अगर आए आपको ज्यादा टाइम ना लगे ढूंढने में, टाइम वेस्ट ना करो आप। ट्रू। अब मैं भी यही बोलना चाहूंगा जितने भी बच्चे सीए फाइनल का एग्जाम दे रहे हैं, देखो सबसे पहली चीज आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर ना, then only you will able to handle the MCQ case scenarios, because आज MCQ केस सिनेरियो में कुछ ऐसी चीजें आएगी, अगर कॉन्सेप्ट आपके अच्छे नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता, आप MCQ कर ही नहीं पाओगे। एंड दूसरी चीज फॉर द आईबीएस पेपर आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपका क्योंकि क्या होगा ना, वहां पे 2-3 सब्जेक्ट मिला के भी कोई केस सिनेरियो आ सकता है जहां पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे जीएसटी भी आ रहा है, डीटी भी आ रहा है, हो सकता है एफआर का एक पॉइंट डाल दे, एएफएम का एक पॉइंट डाल दे, और ऐसा डालते हैं। तो देखो यार, आपके पास आज की डेट में अगर देखे जाए तो 5 पेपर ही है, पहले 8 पेपर हुआ करते थे, नाउ इट इज ओनली 5 पेपर, बिकॉज 6 तो ऐसा है ना जो 5 के बेस पे आपको देना है, और जो एसपीओ वाले जो पेपर थे उसके बेसिस पे आपको देना है। तो गाइज मेरा मानना यह है, आपको कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए, आपका क्लियरिटी कॉन्सेप्ट का बहुत बढ़िया होना चाहिए। एंड जब आपके पास वो सब चीजें हैं ना, तो आप एग्जाम में आराम से पेपर नंबर 6 है उसको भी हैंडल कर सकते हो, और एमसीक्यू केस सिनेरियोज है उसको भी हैंडल कर सकते हो। एंड यार देखो, इंस्टीट्यूट पास करना चाहती है आज की डेट में, अगर मैं रिजल्ट देखूं तो रिजल्ट जो रहता है दैट इज अ वेरी गुड रिजल्ट, लाइक अप्रॉक्स 20% रिजल्ट रहता है फॉर द बोथ ग्रुप, 15 to 20% इज नॉट अ लेस रिजल्ट। एंड आज की डेट में भी 14,000 सीए बने हैं जिनका फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, या जो भी जिनके दोनों ग्रुप क्लियर होके, तो 15,000 सीए है वो अगर एक एग्जाम में बनते हैं, तो विद इन द 3 एग्जाम में अगर मैं बात करूं, अभी 3 टाइम्स एग्जाम हो रहा है, तो 50,000 सीए बनेंगे एक साल में, वो बहुत बड़ी बात है। आज तक सीए की हिस्ट्री में देयर इज आई थिंक अप्रॉक्स 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट, अभी तक सिर्फ 4 लाख की चार्टर्ड अकाउंटेंट, और इंस्टीट्यूट चाहती है इतने सीए बनाना, बिकॉज आजकल डिमांड भी है मार्केट में सीए की। बहुत सारे लोग बोलते हैं जॉब नहीं मिलता है, ऑल ऐसा नहीं होता है, जॉब भी अवेलेबल है, आपको थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा, खुद को एफर्ट्स मारने पड़ेंगे करके, ठीक है। निष्ठा, अभी मैं एक बच्ची से मिला कुछ दिन पहले, शी इज वर्किंग इन द अमेजोन फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन द पुणे में अमेजोन में काम कर रही है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, और उसने उसको 3 अटेम्प्ट में वो क्लियर किया था इंटरमीडिएट उसने, उसके बाद भी उसको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिला, और उसमें 95,000 उसको पर मंथ का स्टाइपेंड मिल रहा है। एंड उसने कैसे मिला इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के, उसने लिंक्डइन पे ट्राई किया, लिंक्डइन में लोगों को रीच किया, वहां पे लोगों से बोला मुझे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो आपको ढूंढना पड़ेगा।
अपने सीए वाले लोगों में प्रॉब्लम कहाँ आती है ना, अपने को ये लगता है कि अपन सीए बन गए तो अपने को घर पे आके कोई जॉब दे देगा, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू पुट योर हम्म। एफर्ट्स, आपको अपने एफर्ट्स है वो पुट करने पड़ेंगे, आपको ढूंढना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें होती है। यस निष्ठा, टेल समथिंग अबाउट योर फैमिली, योर फैमिली बैकग्राउंड, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है एंड। ओके सर, मैं ना मेरी मॉम सिंगल पेरेंट है, तो मेरे डैड 2011 में एक्सपायर कर दिए थे। तो मेरे घर में मैं, मेरी मॉम, आई हैव एन एल्डर सिस्टर एंड अ यंगर ब्रदर। तो हम लोग 4 जन हैं। माय सिस्टर गॉट मैरिड 2-3 years बैक, तो शी इज इन दिल्ली नाउ। आई स्टे इन मुंबई, माय मॉम एंड ब्रदर स्टे इन गुवाहाटी। तो हम लोग तीनों थोड़े से अलग हो गए हैं। एंड मॉम का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। जैसे मेरे घर में, जैसे माई सिस्टर इज 5 years elder टू मी, तो उनको कभी ऐसे चांस नहीं मिला बाहर पढ़ने, क्योंकि बाहर पढ़ने के लिए जाने के लिए, बिकॉज डैड तभी एक्सपायर हुए थे, तो मतलब उनका थोड़ा उनका नीड था यहाँ पे। तो शी नेवर वेंट आउट, लाइक उनका पूरा प्रॉपर प्लान था। लाइक वो भी मेरे तरह स्कॉलर, मैं, मेरे भाई, मेरी बहन, हम लोग तीनों के सेम परसेंटेज है क्लास 12 में। हम लोग तीनों एकदम इक्वली सेम है, मतलब वो लोग ज्यादा है मेरे से इंटेलिजेंट, बट जो भी। तो वो कभी बाहर नहीं गई पढ़ने के लिए। और मेरा भाई जैसे छोटा है, तो वो, उसके पास कभी ऑप्शन ही नहीं आया कि वो सीए, सीएफए कुछ भी सोचे। वो हमेशा से, उसको यही था क्लास 12 में कि उसको फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना है। तो सिर्फ मैं ऐसी थी कि मेरे को एक चांस मिला कि मैं बाहर जाऊं, मैं बाहर से कॉलेज भी करूं, फिर सीए भी करूं, जो मुझे करना है। मतलब मेरे को बहुत ही फ्रीडम मिला। तो वो सीए करना है, सीए में जो क्लासेस लेनी है, जैसे करना है, कहाँ आर्टिकलशिप करना है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए बॉम्बे शिफ्ट होना है। तो फैमिली का बहुत ज्यादा सपोर्ट था मेरे में। तो मेरे को हमेशा इतना मोटिवेट करता था कि आज मेरे भाई बहन को ये चांस नहीं मिला जो मुझे मिल रहा है, तो एटलीस्ट आई डू जस्टिस टू दिस चांस, और मैं इन लोगों को प्राउड बना सकूं, मैं उनको ये हैप्पीनेस दे सकूं जो इंटर में भी एक बार दिया था और अब फाइनल में भी हो गया है। तो हाँ, बस अब ऐसा होता है ना, जैसे सब लोग एक लाइन बोलते हैं कि जब एक जन सीए बनता है घर में, तो पूरा घर सीए बनता है। तो तो इतना मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं सीए बनी, तो मेरे घर पे सब लोग, आज मेरी मॉम, मेरे भाई, मेरी बहन, सब सीए बने आज मेरे घर पे। और अपार्ट फ्रॉम दिस, मेरे चाचू है, चाची है, वो लोग बहुत ज्यादा मेरे को सपोर्ट करते हैं। जिसमें को बाहर भी जाना था पढ़ने के लिए, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो एक होता है ना, फैमिली जब साथ में रहती है, कुछ भी ऑब्स्टेकल, कुछ भी डिफिकल्ट, जैसे बहुत डिफिकल्ट टाइम्स रहे हैं लाइफ में, लेकिन अगर फैमिली सब साथ में, तो वो निकल जाता है। इतना सपोर्ट था कि कभी भी मुझे पीछे नहीं किया किसी ने कि नहीं तुम घर पे रहो, नहीं तुम मत जाओ। ऐसा कोई थिंकिंग ही नहीं था। देवर कि नहीं तुम पढ़ाई करो, तुम बाहर जाओ, तुमको जो काम करना है, जहाँ जॉब करना है, जो करना है करो अच्छे से। एंड एक ट्रस्ट भी था उनको मेरे पे कि ये कर लेगी, इसको जाने दो। मतलब एक वो था कि जाके इधर उधर नहीं होगी, बिगड़ेगी नहीं ज्यादा। तो ऐसे करके। नहीं सच्ची, मतलब लाइक जो तुमने किया है दैट इज अनमैचेबल, और ये करना बहुत लोगों का सपना होता है करके, ठीक है। और वो भी ऑल इंडिया रैंक 2 लाना, मतलब सिंगल डिजिट रैंक लाना, इंटरमीडिएट एंड फाइनल दोनों में कंसिस्टेंटली, बहुत बड़ी बात है करके, ठीक है। एंड रियली आई एम प्राउड ऑफ यू यार। हमारा नो डाउट आपके सक्सेस में रोल 5% ही रहता है, 95% इज योर एफर्ट। आप लोगों ने इतने एफर्ट किए, आपने लाइक इतनी सारी लाइक जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आपने फॉलो किया। बिकॉज आजकल लोगों को एक दिन मोबाइल नहीं देखे तो उनको ऐसा लगता है कि कुछ हो गया है करके, ठीक है, शायद कुछ ब्लड में कुछ कमी है, वैसा हो जाता है, ठीक है। बट तुमने इतने टाइम तक मोबाइल नहीं देखा, बाकी सब चीजें हैं वो, आपने बहुत सारे फेस्टिवल सेक्रीफाइस किए होंगे, बहुत सारे रिलेटिव्स के फंक्शंस है वो सेक्रीफाइस किए होंगे, और आपने उस टाइम पे पढ़ाई की। और दैट इज द प्रोसेस यार। मतलब कैसा है ना, आपका प्रोसेस अगर अच्छा है ना, देन यू विल गेट द डिजायर रिजल्ट। आपके प्रोसेस में अगर फ्लॉज है ना, तो यू विल नॉट गेट योर द डिजायर रिजल्ट। लोगों को क्या है ना कि सबको बनना है सीए, सबको रैंक लानी है, बट उसके लिए मेहनत नहीं करनी, वैसा नहीं होता ना। यू शुड हार्डवर्क, और हार्डवर्क जब आप करोगे तो आपको डिजायर रिजल्ट मिलेगा। सो निष्ठा, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हम लोग मुंबई में मिलेंगे जब भी फेलिसिटेशन इवेंट रहेगा उसमें। और बीपी वर्चुअल का फेलिसिटेशन इवेंट अगर आप अपने फ्रेंड से पूछोगे तो उनको बहुत मजा आता है बेसिकली करके, ठीक तो है। मैंने देखा है, जैसे मैं इंस्टा ये सब पे तो थी नहीं, तो कभी यूट्यूब ऐसे चला लेती थी, तो आपका कोई हाँ रिविजन वीडियो आता था, वो आ जाता था सजेशन में। हाँ, तो मैंने देखा है, इतना ग्रैंड एक वीडियो बनते हैं, और मैं बहुत लोगों को जानती भी थी उस वीडियो में, जिसके पहले रैंक आया हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता था कहाँ जाना है अभी, बस तो फिर यही पे मिलेंगे जाके। यस यस यस, तो पक्का उसमें अपन मिलेंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, जो भी तुम चाहो, जो सपने देखो वो सब पूरे हो करके, दैट इज माई विशेस विथ यू। एंड मेहनत करती रहो, ऐसे ही हंसती रहो करके, ठीक है। हमेशा लाइफ को बड़ा इजी बना के रखो करके, बिकॉज जितना आप इजी बनाओगे लाइफ को, लाइफ इतनी ही इजी है, अगर जितना डिफिकल्ट आप बनाना चाहते हो उतनी ही डिफिकल्ट है लाइफ। सो वैसी चीजें हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर।